नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में गहनता से लगे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने अब तक डिस्कशन किया है रक्त परिसंचरण तंत्र का, अर्थात ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, और वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंतर्गत हम लोगों ने हृदय के बारे में पढ़ा और ब्लड के बारे में पढ़ा। दोस्तों, उस टॉपिक से सैकड़ों क्वेश्चंस बनते हैं और पेपर में हमेशा से पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आपका उत्सर्जन तंत्र अर्थात एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये क्या है, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली हम पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के अंदर किडनी, मुख्य रूप से किडनी पढ़ेंगे और साथ ही साथ चर्चा करेंगे उनके बारे में जो हमारी बॉडी से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के अंग होते हैं। आओ सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। दोस्तों सुनो, जिस प्रकार से किचन एकदम साफ होती है हमारी, लेकिन जब खाना बन जाता है, खाना बनने के बाद में किचन से कचरा निकलता है और हम उस कचरे को उठा के बाहर डस्टबिन में डालते हैं। डस्टबिन के बाद में हम लोग हमारे जो घर के बाहर गाड़ी आती है उनमें डाल देते हैं। अर्थात साफ होने के बाद भी कुछ ना कुछ कचरा तो निकलता ही है। दोस्तों, ठीक वैसे हमारी बॉडी भी एक प्रकार से कचरा बनाती है। हमारी बॉडी वैसे काम करती है जैसे कि किचन काम करती है, या ऐसे कह लो कि केमिकल फैक्ट्री जो होती है वो भी एक प्रकार से कचरा बनाती है, या फिर कोई फैक्ट्री ले लो वो भी कचरा बनाती है, और उस कचरे को पाइपों के माध्यम से ड्रेन सिस्टम जो होता है उस कचरे को बाहर निकाल दिया जाता है और काम की जो चीजें होती हैं उसमें होती है उसको अपने पास उत्पादन के रूप में रख लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब आते हैं पॉइंट पर। दोस्तों, हमारी कोशिकाएं काम करती हैं, क्रिया करती हैं, अर्थात फंक्शन करती हैं, और फंक्शन करते समय हमारी बॉडी में हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जैसे कि पसीना, जैसे कि नाखून, जैसे कि बाल, जैसे कि अमोनिया अर्थात यूरिया। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे हानिकारक पदार्थ बनते हैं जो हमारी बॉडी के किसी काम के नहीं है। तो उस कंडीशन में उन हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है, और बाहर निकालना ही कहलाता है उत्सर्जन अर्थात एक्सक्रेशन कहलाता है। तो दोस्तों, क्या परिभाषा है उत्सर्जन की? कि हानिकारक पदार्थ जो हमारी बॉडी में किसी काम के नहीं है, अर्थात अपशिष्ट पदार्थ। दोस्तों, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो आपके हानिकारक पदार्थ ही होते हैं। तो अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। और हानिकारक पदार्थों को कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। ध्यान रखोगे, उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं? हानिकारक पदार्थ जिनको बाहर निकालना है उनको कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। और दोस्तों, जिस अंग के माध्यम से बाहर निकालते हैं उनको कहते हैं उत्सर्जी अंग। ये आपको दो नाम ध्यान रखने हैं, उत्सर्जी पदार्थ और उत्सर्जी अंग। हाँ जी, देखिए अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं हमारी बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं, और कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं कि किन अंगों कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उत्सर्जन की। आपको समझा दिया। उसके बाद बात की मैंने किसकी? उत्सर्जी पदार्थ की, ये भी समझा दिया। जैसे कि पसीना है, नाखून है, बाल है। हमारी बॉडी में जो बाल बनते हैं, हमारी बॉडी में बाल किसी काम के नहीं होते तो उसको बाहर निकाल देते हैं। हमारी बॉडी में बना पसीना हमारे अंदर किसी काम का नहीं, बाहर निकाल दिया। हमारी बॉडी में बना मल, पोटी, ठीक है, वो किसी काम की नहीं है। भाई खाना खाया, खाना पच गया, पचने के बाद जो उठा अपने मुख्य जो उसके पदार्थ थे, आवश्यक पदार्थ थे, जो उनको तो हम बॉडी ने उसको ऑब्जर्व कर लिया। बाकी जो बना कचरा अर्थात मल जो बना, पोटी बनी, उसको बाहर निकाल दी। पोटी किसी काम की नहीं है बॉडी में। सेम टू सेम मूत्र अर्थात यूरिन जो बना, यूरिन को भी बाहर निकाल दिया। हमारी बॉडी में किसी काम का यूरिन नहीं होता है। तो दोस्तों, अब ध्यान दीजिए। अब आपसे पूछ सकता है कि उत्सर्जी पदार्थ यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, आप बताइए हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था रक्त परिसंचरण तंत्र में, कि जो CO2 कोशिकाओं में बनती है वो किसी काम की होती है? जी नहीं, किसी काम की नहीं होती है। तो उस कंडीशन में ब्लड, याद करो मैंने पढ़ाया था, ब्लड ने उठाया और लेके कहां पहुंचा? वो सीधा हार्ट के पास पहुंचा। हार्ट ने क्या किया? उसको लंग्स में पंप कर दिया। तो दोस्तों, लंग्स में पंप किया CO2 को, तो लंग्स ने क्या किया? उसको CO2 को बाहर निकाल दिया। ध्यान रखोगे, जो उत्सर्जी पदार्थ आपका CO2 होता है, इसका उत्सर्जन क्या होता है? हमारे फेफड़े होते हैं अर्थात लंग्स होते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है पेपर में कि CO2 का उत्सर्जन करने वाला अंग कौन सा है, या ऐसे पूछ सकता है कि CO2 का उत्सर्जी अंग कौन सा है। तो आपका आंसर आना चाहिए लंग्स अर्थात फेफड़े। ठीक है, वैसे दोस्तों आपसे पूछ लेता है कि बताओ पसीना, देखो पसीने का निर्माण हमारी जो होती हैं श्वेत ग्रंथियां अर्थात पसीना ग्रंथियां करती हैं,
और उसको निकालने का काम कौन करती है? बाहर निकालने का काम करती है हमारी त्वचा। तो ध्यान रखोगे, स्किन जो होती है हमारी, स्किन पसीने को बाहर निकालती है। फिर आपसे पूछ लेती है कि बताओ बाल, बाल जो उत्सर्जी पदार्थ है इसे कौन निकालता है? अरे भैया इसे भी त्वचा निकालती है, ध्यान रखोगे। फिर पूछ लेता है, अरे सुनो एक काम करो, बाल के साथ साथ कर लो सींग। अरे सींग भी तो क्या है? सींग भी तो बाहर निकालते हैं ना भैया। हम तो नहीं निकालते, लेकिन जानवर तो निकालते हैं। क्या गधे के सींग होते हैं? बताओ, नहीं होते। क्या बकरी के सींग होते हैं? नहीं होते। लेकिन भेड़ के सींग होते हैं? पता नहीं है, इंक्वायरी करो। घोड़े के सींग होते हैं? नहीं पता। भैंस के सींग होते हैं? इंक्वायरी करो किस किस के सींग होते हैं। ठीक है, तो सींग हो चाहे बाल हो, इनको भी कौन निकालता है? इनको भी त्वचा निकालती है। दोस्तों आपसे बात करते कि मल जो पोटी होती है, पोटी, मल, पोटी को कौन निकालता है? दोस्तों पोटी को हमारी आंत निकालती है। बड़ी आंत, छोटी आंत में होता है सर्वाधिक पाचन, बड़ी आंत पोटी को बाहर निकाल देती है। प्यारे बच्चों, जो गुदा होती है ना, यानी कि मल द्वार, जहां से पोटी बाहर आती है, वो मल द्वार जो होता है, अर्थात हमारी ये आहार नाल का नीचे वाला छिद्र जो होता है, उसको हम लोग मानते हैं बड़ी आंत का भाग। तो दोस्तों ध्यान रखोगे, मल को कौन त्यागता है? आंत त्यागती है। अब आपसे पूछे बताओ कि मूत्र अर्थात यूरिन कि मूत्र का उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो दोस्तों याद रखोगे किडनी। किडनी है जो मूत्र को बाहर निकालते हैं, इसका विशेष ध्यान रखोगे, यूरिन। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। एक तो CO2 के बारे में, एक आपको पसीने के बारे में, नाखून के बारे में, बाल के बारे में, मूत्र के बारे में, यूरिया के बारे में और मल के बारे में। अब एक रह गया अपना यूरिया। मैं साथ साथ बात कर लेता हूं यूरिया की। तो दोस्तों यूरिया का उत्सर्जन करता है हमारा यकृत यानी कि लीवर। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। आपसे कई बार पूछा है कि बताओ यूरिया का उत्सर्जन कौन करता है? तो आप ध्यान रखोगे लीवर करता है। इसको नोट डाउन कर लो। अभी डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, अभी अपन इस पे आगे चलने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको यह भी ध्यान रखना है कि यूरिया को किसने निकाला? हमारे यकृत ने, लीवर ने। आपसे यह भी पूछ लेता है कि यूरिया का निर्माण कहां होता है? उसका आंसर भी लीवर है अर्थात यकृत है। और दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन ध्यान रखना, लीवर को अर्थात यकृत को केमिकल फैक्ट्री अर्थात रसायनशाला भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे केमिकल बनते हैं। पित्तरस भी कहां बनता है? यानी कि बाइल जूस भी बनता है आपका लीवर में बनता है। हम इसकी चर्चा करेंगे पाचन तंत्र के अंतर्गत। अब चलते सीधा डायग्राम की तरफ। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये डायग्राम है और ये हमारी एक और एक दो किडनी होती हैं। अब बात आती है कि बाएं किडनी कौन सी है और दाएं किडनी कौन सी है। दोस्तों देखिए, मान लो ये किडनी मेरी है। जब ये किडनी मेरी है उस कंडीशन में देखिए, एक किडनी यहां पे होती है, एक किडनी यहां पे होती है। तो मेरा बायां हमारी किडनी का बायां होगा और मेरा दायां हमारी किडनी का दायां होगा। तो प्यारे बच्चों देखो, इधर मेरा बायां है तो ये बाएं किडनी, बायां वृक्क, किडनी को वृक्क भी कहते हैं। ध्यान देना, एक होता है वृषण, एक होता है वृषण, एक होता है वृक्क, दोनों में अंतर है। वृषण बोलते हैं टेस्टिस, टेस्टिस। वृक्क आपकी होती है किडनी। पहले इसको समझो, टेस्टिस क्या होते हैं? पुरुष के अंदर वृषण पाए जाते हैं और वृक्क जो होते हैं वो पुरुष हो चाहे महिला दोनों के अंदर पाए जाते हैं। ये जो अपनी गोलियां होती है छोटी छोटी पुरुष के अंदर, उनको बोलते हैं टेस्टिस। अब एक बात और सुन लीजिए, एक आती है गुर्दा, एक है गुदा। क्या अंतर दोनों में? गुर्दा होता है दोस्तों किडनी, ठीक है, और गुदा होता है एनस यानी कि मलद्वार, जहां से पोटी बाहर निकालते ना, वो जो क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं गुदा। और सुन लीजिए, एक होता है कलेजा, एक होता है आपका जिगर। नजर के सामने जिगर के पार कोई रहता है वो हो तुम। तो भैया जिगर क्या है? हम मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो कि भैया ये तो जिगर मतलब हृदय होता है, दिल होता है। जी नहीं, जिगर दिल नहीं होता है। बड़ी समस्या है, आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे लेकिन करना पड़ेगा, पेपर में पूछा हुआ है। हाँ, ये नहीं पूछा जिगर क्या है, ये पूछा कि जिगर का काम क्या है। ऑप्शन ए में दिया था हृदय का काम, हृदय जो काम करता है। ऑप्शन बी में दिया था कोई और काम, सी में कोई और काम, डी में दिया था लीवर का काम। तो दोस्तों जिगर का काम वो होगा जो लीवर का काम होगा, क्योंकि जिगर और लीवर एक ही बात है। दोस्तों कलेजा क्या है फिर? हाँ मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कलेजा भी आपका हृदय होता है, लेकिन दोस्तों कलेजा हृदय नहीं होता। कलेजा होता है
जिगर हो चाहे कलेजा हो, एक ही बात है। तो आज से ध्यान रखना, कलेजा, जिगर, लीवर, यकृत एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, अपन लोग चलते हैं अपने डायग्राम पे। ध्यान रखना, जो नाम है समान समान दिखते हैं लेकिन हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। देखो, तो एक किडनी ये, एक किडनी ये, तो बाई किडनी ये, दाएं किडनी, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। प्यारे बच्चों आप ध्यान दो, मानव में 2 किडनी पाई जाती, जो मैं बोल रहा हूं लिखते जाइए कि मानव में एक जोड़ी किडनी या एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं, एक दायां वृक्क तो एक बायां वृक्क। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दो, किडनी का काम क्या है, मैंने आपको चर्चा की थी इससे पिछले वाले लेक्चर में कि हमारी किडनी जो होती है वो ब्लड को क्या करती है, साफ करती है, फिल्टर करती है। किस प्रकार से करती है कि जो हमारी बॉडी में बने हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको हमारा ब्लड लेके आएगा। और ब्लड ने बोला हार्ट से, भैया मेरे अंदर तो ग्लूकोज घुल गया थोड़ी बहुत मात्रा में, मेरे में तो थोड़ी बहुत मात्रा में प्रोटीन भी घुल गई है, मेरे तो थोड़ी बहुत मात्रा में भैया यूरिया घुल गया है, मैं क्या करूं, मेरे में तो थोड़ा सा नमक घुल गया है, मैं क्या करूं, मुझे तो साफ होना है, शुद्ध होना है, प्लीज मुझे छनवा दीजिए। तो हमारा हार्ट बोला कि तू चिंता मत कर, तू उसको लेके तो आ। जैसे ही वो लेके आता है प्यारे बच्चों, तो हमारा हार्ट बोलता है किडनी से कि किडनी तेरे अंदर क्षमता है फिल्टर करने की, तो एक काम कर, जो हमारा ब्लड है उसको फिल्टर कर दे। दोस्तों ब्लड आएगा किडनी में और किडनी से निकल जाएगा। देखो ये माधमनी पाइप है, ये माशरा पाइप है, माधमनी माशरा मैं आपको बता चुका हूं। तो यहां से आपका ब्लड आता है, यहां से निकल जाता है, ब्लड आएगा दोस्तों हानिकारक पदार्थों को लेके, और ये जो किडनी होती है, किडनी ये उसको छान देती है, अर्थात जो फिल्ट्रेट होता है, छनित जो होता है, जिसमें नमक होता है और आपका यूरिया होता है, उनको तो ये क्या कर लेती है, सोख लेती है, अपने पास रख लेती है, और बाकी उसमें ब्लड में से इन हानिकारक पदार्थों को निकालने के बाद ब्लड को वापस भेज देती है बॉडी के अंदर, जिससे कि ब्लड हमारी बॉडी में काम आ जाए। तो दोस्तों ध्यान रखोगे, हमारे बॉडी में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है और किडनी को काम होता है ब्लड को फिल्टर तक छानना। इसका विशेष ध्यान रखना। हालांकि किस प्रकार से काम करती हैं और आगे संरचना है उसकी चर्चा भी करेंगे, फिलहाल इतना ध्यान रखो। अब देखो दोस्तों, ब्लड आया और छन के चला गया, अब इसमें क्या बचा, इसमें बचा कचरा, अर्थात हानिकारक पदार्थ बने, हानिकारक पदार्थ जो इसमें बचे हैं, अब उनको हमारी किडनी जो होती है इन पाइपों के माध्यम से, इस पाइप के माध्यम से नीचे पहुंचा देती है। यहां पर ये जो घर है छोटा सा, जो छोटा सा स्थान है, इसे बोलते हैं मूत्राशय, मूत्र प्लस आशय। संधि कौन सी है, मूत्र प्लस, हाँ जी एग्जाम्पल है संधि का, मूत्र प्लस आशय, हिंदी पढ़ो तो देख लेना, मूत्राशय अर्थात यूरिनरी ब्लैडर। तो दोस्तों राइट किडनी और लेफ्ट किडनी दोनों से मूत्र जो अपना हानिकारक पदार्थ बने वो पानी के साथ मिलके इस प्रकार से मूत्र बन के आएंगे और मूत्र बन के मूत्राशय में इकट्ठा हो जाएंगे। देखो एक किडनी एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, जो ब्लड छना और मूत्र बनने के बाद में वो पहुंचते सीधा इधर पाइपों के माध्यम से पहुंचते हैं। जब पाइपों के माध्यम से पहुंचते हैं इस प्रकार से, तो नीचे हमारे पेट के यहाँ पे नीचे थोड़ा सा कमर के पास में एक मूत्राशय होता है अर्थात ब्लैडर होता है, उसमें मूत्र इकट्ठा होने लग जाता है, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होने लग जाता है। लेकिन जैसे ही भर जाता है हमें दर्द होना चालू हो जाता है, क्योंकि वो उस क्षमता को झेल नहीं पाता है। तो उस कंडीशन में उसको मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप विशेष ध्यान रखोगे, किससे बाहर निकाला, उसको मूत्र मार्ग से बाहर निकाला। तो आप इसे क्या समझे, आप इसे समझे कि 2 किडनी होती हैं, किडनी छानने का काम करती हैं, एक बाएं किडनी एक दाएं किडनी, बाएं किडनी दाएं किडनी से मूत्र नलिका निकलती है, जिनके माध्यम से मूत्र मूत्राशय में आता है और वहां से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों देखो ये माधमनी है, माधमनी में से एक पाइप कहां पहुंचा, दाएं किडनी में, एक कहां पहुंचा, बाएं किडनी में। क्या बोलते हैं छोटे, बड़ा पाइप माधमनी और छोटा पाइप होता है धमनी। कौन सी धमनी है वो, वृक्क धमनी अर्थात रेनल आर्टरी। मैंने कहा था कि छोटे वाले पाइप धमनी होते हैं, बड़े वाले पाइप आपके माधमनी होते हैं। प्यारे बच्चों ठीक वैसे ही ये माशरा है, एक पाइप आपका बाएं वृक्क से है, एक पाइप आपका दाएं वृक्क से है। तो ये दोनों छोटे छोटे पाइप आपके क्या होंगे, वृक्षरा अर्थात रिनल वेन, और बड़ा पाइप आपका माशरा होता है। दोस्तों एक मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहता हूं, हमारा हार्ट यहां होता है, हमारे हार्ट से एक पाइप नीचे संबंध होता है, एक पाइप का एक शराब, एक माशरा जाती है ऐसे नीचे की ओर, एक माशरा ऊपर की ओर। दोस्तों नीचे वाले अंगों से ब्लड को वापस लेके आने का काम कौन करती है, ये माशरा जो नीचे से ऊपर आ रही है। ऊपर वाले अंगों से वापस ब्लड को लाने का काम कौन करती है, ये माशरा। ध्यान रखना। तो अब मुद्दे की बात यह है कि एक माशरा जिसका संबंध नीचे वाले अंगों से है उसको क्या कहते हैं,
एक मासरा जिसका संबंध ऊपर वाले अंगों से है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? जिनका संबंध नीचे वालों से है, ये नीचे वाली शिरा है, किडनी नीचे तो होती है ना, हार्ट से नीचे, उसको बोलते हैं पश्चमाशरा। क्या बोलते हैं? पश्चमाशरा। तो प्यारे बच्चों, वास्तव में ये कौन सी माशरा है? ये पश्चमाशरा है, जो कि ब्लड को ऐसे ऊपर लेके जाएगा। और ऊपर वाले जो अंग है हमारे, ये सर वाला अंग है, ये वाला अंग है, ये जो ब्लड नीचे पहुंचेगा वो कौन सी माशरा है दोस्तों? उसको बोलते हैं अग्रमाशरा। तो आप ध्यान रखोगे, पश्चमाशरा लेके आती है हमारे जो चेस्ट है उसके नीचे के अंगों से ब्लड, और अग्रमाशरा ऊपर वाले अंगों से ब्लड लेके आती है। आप इसका विशेष ध्यान रखोगे। अब चलते हैं अपन लोग और आगे, ठीक है दोस्तों? तो ये आपकी छोटी छोटी जो है धमनियां और ये शिराएं हैं, संबंध किडनी से, तो उनको क्या कह देते हैं? वृक्क धमनी और वृक्क शिरा कह देते हैं। मैं समझता हूं आप डायग्राम को समझ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों आगे। आप एक काम कीजिए, डायग्राम को नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। प्यारे बच्चों, अभी जो मैंने आपको डायग्राम बताया था किडनी का, अभी बताया था, उसमें देखिए कि जो मूत्र का पाथ है वो क्या है, यानी कि जो अपना यूरिन है उसका रास्ता क्या है। देखो किडनी में बनता है, किडनी के बाद कहां जाता है? वो मूत्र नलिका में, और मूत्र नलिका के बाद जाता है वो मूत्राशय में, मूत्राशय से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। आप इसको ये भी ध्यान रखना है, पेपर में पूछ लेता है कि मूत्र का पाथ क्या है। और सेकंड देखिए, किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन होती है। दोस्तों देखिए, जो किडनी थी, मैंने बताया था, ये जो किडनी थी, ये किडनी में छोटी 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 कोशिकाएं अर्थात संरचनाएं होती हैं जिनसे किडनी बनी होती है। उन संरचनाओं को, उन कोशिकाओं को कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, आपको नोट डाउन कर लेना है कि किडनी की आकृति राजमा या सेम के बीज जैसी होती है। राजमा और सेम का बीज लगभग ऐसा ही होता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, अब किडनी को क्या बोला? नेफ्रॉन बोला। अब आपको एक क्वेश्चन यहां से और भी ध्यान रखना है, जब किडनी की इकाई नेफ्रॉन है अर्थात किडनी से जहां भी संबंध होगा ना, वहां पर साइंटिस्ट आपको नेफ्रोन ऐसा कुछ शब्द लिख के देंगे। अगर आपसे पूछ ले कि बताओ कि नेफ्रोलॉजी क्या होता है, आपको नोट डाउन करना है। ये आपसे पूछ ले कि नेफ्रोलॉजी क्या होता है, तो दोस्तों ध्यान रखोगे कि मैंने आपको बताया कि लॉजी मींस होता है अध्ययन, और नेफ्रो आता है किडनी के लिए, तो किडनी के अध्ययन को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। इसको नोट डाउन कर लो कि किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। अब सीधे चलते हैं दोस्तों हम लोग नेफ्रॉन की तरफ। नेफ्रॉन क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया कि किडनी की सबसे छोटी इकाई, दोस्तों एक किडनी में 1 मिलियन अर्थात 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, किडनी की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी संरचना अर्थात सबसे छोटी यूनिट कहलाती है नेफ्रॉन। अब बात आती है मुद्दे की। प्यारे बच्चों, किडनी का काम क्या है? ब्लड को, देखो मूत्र को छानना नहीं है, यूरिन को छानना काम नहीं है। देखो अगर आपसे बोले कि मेरी मम्मी आटा पिसवाने गई है, आटा पिसवाने नहीं जाती, वो गेहूं पिसवाने जाते हैं। तो ब्लड को छानने के बाद बनता है मूत्र, तो मूत्र को छानने की आवश्यकता नहीं है, ब्लड को छानने की आवश्यकता है। तो दोस्तों किडनी काम करती है ब्लड को छानने का। इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि नेफ्रॉन ही काम करता है वास्तव में ब्लड को छानने का। दोस्तों किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं, और नेफ्रॉन ही है जो ब्लड को छानते हैं। अब बात करते हैं नेफ्रॉन क्या है। दोस्तों 10th क्लास में सबने ऐसा डायग्राम देखा होगा, तो ये नेफ्रॉन है। अब यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है ये देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ी सी डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं है क्या ये। दोस्तों नेफ्रॉन का एक सिरे पे क्या होता है कि एक कुछ गोल गोल प्याले जैसा कुछ संरचना होती है, गोल गोल, उस संरचना को बोलते हैं कटोरे टाइप में, उसे बोलते हैं हम लोग बोमेन संपुट। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं इसको बोमेन संपुट। और दोस्तों बोमेन संपुट आपसे पूछ सकता है, पेपर में राजस्थान पुलिस ने पूछा है कि बोमेन संपुट जो है उसका संबंध किससे है, तो आंसर आएगा आपका किडनी से, या आएगा नेफ्रॉन से संबंध है। एक और क्वेश्चन पूछा था कि नेफ्रॉन का संबंध किससे है। दोस्तों एक और शब्द है न्यूरॉन, न्यूरॉन एक है नेफ्रॉन। तो न्यूरॉन नेफ्रॉन दोनों दिखने में सेम लगते हैं, लेकिन नेफ्रॉन का संबंध किडनी से होता है, जबकि न्यूरॉन का संबंध होता है तंत्रिका तंत्र से। आप इनको भी नोट डाल के लिख लीजिएगा कि तंत्रिका तंत्र से संबंध किसका है? न्यूरॉन का है। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन कहलाती है, जबकि किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों ये जो कटोरा टाइप में है इसे बोलते हैं बोमेन संपुट। और इधर से देखिए ये जो पाइप आ रहा है, ये जो नलिका है, ये जो नली होती है इसे बोलते हैं अभिवाही धमनी। तो बोमेन संपुट में ऊपर से पाइप आता है और आगे जाके बहुत सारी छोटे 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 बढ़ जाता है, जैसे केशिकाएं, इसे बोलते हैं कैपिलरीज, बोलते हैं कैपिलरीज अर्थात केशिकाएं।
और उसके बाद में किस आगे चल के एक में चेंज हो जाती हैं। तो इधर से आने वाला पाइप को बोलते हैं अभिवाही धमनी या एफरेंट एट्रियोल बोलते हैं, जबकि जाने वाला जो पाइप होता है उसे बोलते हैं अपवाही धमनी या एफरेंट एट्रियोल। दोस्तों अंतर क्या है, ये तो ए है, इसमें ई है, तो ए से आएगा ई से जाएगा। दोस्तों इसका ध्यान रखोगे। अब चलते हैं कि जो बवन सपोर्ट के नीचे ये जो पाइप है, ये वाला जो है पाइप ऐसे यहां तक ये जो पाइप है इसको बोलते हैं पीसीटी। क्या बोलते हैं? पीसीटी। ध्यान रखोगे, पीसीटी क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल इसका पूरा नाम होता है। उसके बाद में यहां से लंबा जो नीचे जा रहा है इसे बोलते हैं हेनले लूप, अर्थात हेनलेज लूप कहते हैं इसको। प्यारे बच्चों आगे चल के वही फिर ऐसे ही दोबारा से ये घुमाव देके एक पाइप अर्थात ट्यूबल और है, उसका नाम क्या है? डिसेंडिंग कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल अर्थात डीसीटी कहते हैं इसको। और डीसीटी आगे जाके ये पाइप जो है इसमें जुड़ जाती है, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, अर्थात संग्रहण नली बोलते हैं इसको। बहुत इजी है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपसे डायग्राम नहीं पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और वो कैसे पूछेगा? आपसे पूछेगा कि पीसीटी किस का भाग है। आंसर आएगा नेफ्रॉन का। ऑप्शन देख के आएगा, अगर ऑप्शन में नेफ्रॉन है तो नेफ्रॉन कर दीजिए, अगर आपको किडनी है तो किडनी कर दीजिए। या तो आएगा नेफ्रॉन या आएगा किडनी, दोनों नहीं आएंगे। ठीक है, अगर दोनों दिए हैं तो नीचे ऑप्शन आएगा उपरोक्त तो दोनों। आपसे डीसीटी पार्ट पूछ सकता है, हेनले लूप का संबंध किससे है, ये कलेक्टिंग डक्ट का संबंध किससे है, बोवेन संपुट का संबंध किससे है, ग्लोमेरुलस। दोस्तों ये जो आपकी जो है ना धमनियां, ये धमनियां जो गुच्छा है अंदर चल के ये बैठा है यहाँ पे गुच्छा, इस गुच्छे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि ग्लोमेरुलस का संबंध किससे है, तो आपका नेफ्रॉन से है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से काम करती है, थोड़ा सा समझ लेते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए दोस्तों इधर से ब्लड आएगा, जिस ब्लड में हानिकारक पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, वेस्टेज है, उसमें ग्लूकोज भी होगा, उसमें आपका सॉल्ट भी होंगे, उसमें यूरिया भी होगा। दोस्तों कुछ मात्रा में आपके उसमें उपयोगी पदार्थ भी मिले होते हैं और अधिकतर मात्रा में उसमें हानिकारक पदार्थ मिले होते हैं। प्यारे बच्चों जैसे ब्लड आएगा और ब्लड हाई प्रेशर से इस आपके बोवेन संपुट में एंटर करेगा तो उसके बाद में यहां से उसमें से सोख ले जाएंगे, हानिकारक पदार्थ सोख ले जाएंगे और यहां से ब्लड को शुद्ध करके बाहर निकाल दिया जाएगा, अर्थात ब्लड को फिल्टर करके बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अभिवाही से तो आया, अपवाही से चला गया। अब देखिए यहां से ब्लड आपका जो ब्लड आके निकल गया, इस प्रकार से नीचे पहुंचेगा। आपके जो हानिकारक पदार्थ है इसमें ग्लूकोज भी हो सकता है, कुछ आपके उपयोगी पदार्थ हो सकते हैं, आगे चलेंगे और वो पीसीटी के अंदर जाएंगे और पीसीटी के अंदर जाके आगे चल के वो पहुंचेंगे आपके किसमें? हेनले लूप में। और हेनले लूप के बाद पहुंचेंगे वो किसमें? डीसीटी में। और डीसीटी के बाद कहां पहुंचेंगे? आपको आपके संग्रहण नली में। और संग्रहण नली से उस अब बन गया वो मूत्र कंप्लीटली। अब उसमें कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो हमारे काम का हो और उसे बाहर निकाला जाए, तो काम के पदार्थों को यही सूख लिया जाता है और सूखने बाद में उसको मूत्र और मूत्राशय के बाहर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब बात आती है दोस्तों कि क्या करते हैं पीसीटी डीसीटी। नॉर्मली आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि पीसीटी डीसीटी है वो क्या करते हैं? रीअब्सॉर्ब करते हैं, अर्थात जो मूत्र आया, जो ब्लड आया, ब्लड से तो यहां से उसको निकाल लिया, लेकिन जो हानिकारक पदार्थ के साथ साथ में उपयोगी पदार्थ थे उनको ऑब्जर्व कर लेंगे और यहां से छन छन के हमारा जो मूत्र होता है यहां पहुंच जाता है कलेक्टिंग डक्ट में और यहां से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। आप मोटे मोटे तौर पर इतना ध्यान रखोगे। इसका डायग्राम चाहो तो बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों अब चलते हैं हम लोग कंपोजिशन ऑफ यूरिन अर्थात मूत्र के संगठन की तरफ। ध्यान दीजिए, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और पूछ भी सकता है कि मूत्र का संगठन। देखिए प्यारे बच्चों, मूत्र में क्या क्या होता है? सबसे पहली बात, मूत्र में होता है पानी, जल होता है, और मूत्र में होता है यूरिया, और हम सब जानते हैं मूत्र में नमक अर्थात सॉल्ट भी होते हैं और कुछ मात्रा में छोटी छोटी हल्की हल्की गैस भी होती है, गैस। आपको इतना ध्यान रखना है। और आपसे ये पूछ सकता है मूत्र का पीएच कितना होता है? तो दोस्तों मूत्र आपका उसका जो पीएच होता है आपका 6.8। अब मैं आपको पीएच बताया था लास्ट वीडियोज में, पीएच 6.8 अर्थात 7 से कम है। 7 उदासीन होता है, उदासीन से कम है तो क्या होगा? हल्का अम्लीय, हल्का अम्लीय, एसिडिक होगा। तो ध्यान रखोगे कि मूत्र का पीएच कितना होता है? लगभग 6.8 होता है, हल्का अम्लीय होता है। आपसे पूछे कि बताओ मूत्र में जल कितना % होता है, तो आप ध्यान रखोगे कि मूत्र में 95% होता है जल।
यूरिया कितना परसेंट होता है? 2%। सॉल्ट कितना? 2%। गैस कितना? 1%। काउंट करो, 95, 500। तो इस प्रकार से आपका मूत्र का संगठन बन जाता है और आपको पेपर में कई बार पूछ लेता है यूरिया का उपयोग क्या होता है। उपयोग मूत्र का नहीं भैया, आप अपन पढ़ रहे हैं यूरिया पढ़ रहे हैं। यूरिया का उपयोग क्या होता है दोस्तों? देखो, सबसे पहली बात तो प्रयोगशाला में होता है, लैब में रखा होता है यूरिया प्रयोगशाला में, ठीक है। और दूसरा, प्यारे बच्चों, हम लोग सब जानते हैं, हमारे देश के किसान, मैं भी किसान का बेटा हूं, हमारे देश के किसान हमारे खेतों में क्या डालते हैं? यूरिया डालते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसमें? हमारे किसान लिखेंगे, किसानों के द्वारा फसल में उपयोग किया जाता है, उपयोग करते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? खाद के रूप में। अब एक बात सुन लीजिए, एक होता है खाद्य, ये खाद्य होता है, खाद्य पदार्थ मतलब खाने योग्य है, ये खाद होता है, फर्टिलाइजर होता है। ये खाद्य है, ये फूड है, तो ये गलत हो जाएगा, वो सही है, ध्यान रखना। साथ साथ में शुद्ध लिखना भी सीखो पढ़ते पढ़ते। हाँ जी, ठीक है जी। अब चलते हैं दोस्तों, एक पॉइंट समझो दोस्तों। पहले क्या था? पहले ये था कि कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनको लैब में नहीं बना सकते। उससे पहले आपको समझना है कि कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं। लीजिए, पहले समझ लीजिए, अर्थात इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कार्बनिक पदार्थ। देखिए दोस्तों, बहुत छोटा सा मैं आपका एग्जांपल देता हूं। जनरली जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो प्राप्त होते हैं जीव जंतुओं से और पेड़ पौधों से, लेकिन किसी आपके नॉन लिविंग यानी कि जो सजीव है उनसे प्राप्त हो रहे हैं। निर्जीव चीजों से, निर्जीव वस्तुओं से हम लोगों को कार्बनिक पदार्थ प्राप्त नहीं होते। एग्जांपल के लिए, पेड़ पौधों से पत्ता प्राप्त हुआ, गेहूं प्राप्त हुए, ज्वार बाजरा मक्का प्राप्त हुए, सब में आपके कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। हमसे, हमारे जो बाल हैं, बाल में क्या है? बाल में भी क्या है? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। नाखून में भी क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। दोस्तों, यहां तक कि हम बात करें कि हमारे त्वचा में भी क्या है? कार्बनिक पदार्थ होता है। तो कार्बनिक पदार्थ जनरली पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूं कि काफी टाइम पहले यह सोचा जाता था कि कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो केवल जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, लेकिन इनका निर्माण लैब में नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं था। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक वॉलर। क्या नाम था? फ्रेडरिक वॉलर। इन्होंने क्या किया? कार्बनिक पदार्थ जो धारणा थी पहले की जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, लेकिन लैब में नहीं बनाए जा सकते, उसको तोड़ा और तोड़ के लोगों को चकित कर दिया और यह बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका निर्माण लैब के अंदर भी किया जा सकता है। तो आपसे ये पूछता है कि ऐसा कौन सा पहला पदार्थ था जिसका निर्माण लैब में हुआ? कौन सा पदार्थ? कार्बनिक पदार्थ। दोस्तों, ऐसा पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया था जिसका निर्माण सबसे पहले कहां हुआ? प्रयोगशाला में हुआ। हालांकि उसके बाद तो बहुत सारे बनाए गए, लेकिन जो धारणा थी पहले उसको किसने तोड़ा? उसको तोड़ा फ्रेडरिक वूलर ने। मैं इसको पॉइंट में लिख देता हूं। पॉइंट ये बनेगा कि फ्रेडरिक वूलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया। ठीक है, क्या लिखेंगे पीछे? यूरिया ही सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ
है। ठीक है जी। आपसे पूछे क्या पत्थर में हो सकता है? नहीं। पंखे में हो सकता है? कार्बनिक पदार्थ? नहीं। किस किस में? जीव जंतुओं में और पेड़ पौधों से प्राप्त हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन इन्होंने क्या किया, लैब में बना दिया, तब से धारणा टूट चुकी है कि कार्बनिक पदार्थों को हम लोग प्रयोगशाला के अंदर बना भी सकते हैं। लेकिन पहले क्या सोचते थे कि प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। वो धारणा किसने तोड़ी? फ्रेडरिक वोलर ने। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, किसने निर्माण किया? वोलर ने। और किसका किया सर्वप्रथम? यूरिया का। तो कौन सा पदार्थ है कार्बनिक जिसका निर्माण लैब में हुआ? तो ध्यान रखोगे वो आपका पदार्थ होता है यूरिया। ये आपके उस विशेष क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ, और आगे चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज के लेक्चर को हम लोग ही समापन देंगे, विराम देंगे। हम फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ में, पार्ट सेकंड के साथ में। उत्सर्जन तंत्र पार्ट फर्स्ट ये होगा, सेकंड आपका हम लोग कल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो और साथ ही साथ क्वालिटी आपको अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि हमारा जो कंटेंट चल रहा है हमारे लिए बहुत उपयोगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। उम्मीद करता हूं आप करते होंगे। धन्यवाद, नमस्ते।